लेटेंट हीट देखो यहाँ, ये मान लो ये बर्फ है, ये आइस है, आइस इसमें रखी हुई है, और ये आइस मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, ठीक ना। तो वो टेम्परेचर, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ से आप इसको हीट दीजिए, हीट दो इसको, और यहाँ थर्मामीटर लगा दो। अब थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री तब तक बनी रहेगी जब तक कि पूरा बर्फ, पूरा आइस पिघल न जाए। तो आइस जब पिघल रहा है तो फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। जब फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा। तो जब तक ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में पूरा नहीं चेंज हो जाएगा तब तक ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक। तो हम तो इसको एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज न करने का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। पानी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर का इंक्रीज करना ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, 0 पर कांस्टेंट बना हुआ है, इसका मतलब कि उसके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है, वो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो रही है, बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो रही है। बात समझ में, टू ब्रेक द बॉन्ड को दो, ठीक ना। तो अब तो जब तक ये पूरा फेज चेंज नहीं हो जाएगा उस वक्त जो भी हम इसको एनर्जी देंगे वो लैटेंट हीट कहलाएगा। क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट। हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त माने छुपा हुआ, लैटेंट माने छुपा हुआ, जो दिखाई न दे। तो ये हीट जो हम दे रहे हैं पता नहीं चल रही कहाँ जा रही है, टेम्परेचर भी नहीं इंक्रीज कर रहा है बॉन्ड को। तो हमें ये बाद में पता चला कि बॉन्ड को ब्रेक करने में वो एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक ना। तो इस हीट एनर्जी को कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम हीट एनर्जी को जो हम दे रहे हैं फेज चेंज करने के लिए, वो लैटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अब लैटेंट हीट में दो, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये पूरे बर्फ को, पूरे आइस को चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक उसी तरह से अब मान लो ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खौलने लगेगा। अब यहाँ थर्मामीटर आप लगा दीजिए, जब तक पानी पूरा भाप बन करके उड़ नहीं जाएगा तब तक यहाँ का टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। मगर हीट तो हम दे रहे हैं, हीट हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में ये हीट क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो अब ये हीट ये क्या कर रहा है, फेज को चेंज कर रहा है। फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज हो रहा है। तो ये लैटेंट हीट कहलाएगा, जो भी हीट हम जो दे रहे हैं, ठीक। तो अब इसको हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। बात समझ में। तो एक स्पेसिफिक लैटेंट हीट अब होता है। लैटेंट हीट तो जो भी हीट आपने दिया किसी भी मास को, तो ये लैटेंट हीट है, ठीक। अब देखो, अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, इसी को हम लिखते हैं एल से। स्पेसिफिक लैटेंट हीट को हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। बात समझ में। तो अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक ये मान लो, ये देखो, ये मान लो ये 0 डिग्री पर ये बल्ब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस है। क्या है, ये आइस है। वह आइस कितना, 1 ग्राम है। आइस कितना है, 1 ग्राम, 0 डिग्री पर। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब ये मेल्ट होगा, मेल्ट हो करके ये, अब ये क्या बन गया, मान लीजिए ये बन गया वाटर। क्या बन गया, ये वाटर बन गया पूरा,
ठीक। तो 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में पूरा कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसके फेज को सॉलिड से लिक्विड में पूरा चेंज करने के लिए 1 ग्राम वाटर को जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और ये होता कितना है? ये होता है 336 जूल। इतना जूल होता है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतना जूल 336 जूल। मतलब कि 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में पूरा कन्वर्ट कर देने के लिए 336 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ तो देखो, अब इस वाटर को फिर अगर हम अब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब अगर हम करें, हीट क्या करें? एब्जॉर्ब। अब इसकी हीट, इतनी हीट अगर हम बाहर निकाल दें, ये इतना लेके वाटर में बदला है, अब इतनी हीट अगर हम बाहर निकाल दें तो फिर ये किस में बदल जाएगा बताओ? आइस में, ठीक ना। तो अब ये देखो, ये 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर में बदला है। अब 1 ग्राम वाटर को फिर आइस में चेंज करने के लिए कितनी हीट आपको निकालनी पड़ेगी? इतनी हीट निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस जो प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे, ठीक। और इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। जो एनर्जी आप दे रहे हो, हीट एनर्जी या ले रहे हो, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अब इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर है, ये मान लो ये वाटर है, कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर को आप हीट दे रहे हो, और 1 ग्राम वाटर को हीट दे करके पूरा इसको वेपर फेज में चेंज कर देने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे लेटेंट हीट ऑफ, बोलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ। ये वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब तक अब ये पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वेपर में, जब तक ये पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो अब इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर है ना, ये इंक्रीज नहीं करेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखो ये फेज चेंज हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज हो रहा है। किस फेज से किस फेज में जा रहा है? बोलो, ये लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जा रहा है। तो जो हीट जो रिक्वायर्ड होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई? बोलो, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है, ये होती है 2268 जूल पर ग्राम। जूल पर ग्राम। और ये इतना जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम वाटर को गैस में पूरा कन्वर्ट करने के लिए कितनी जूल एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था? बोलो, 336 जूल पर ग्राम। इतना जूल पर ग्राम। बस समझ में? इतना जूल पर ग्राम। ये किसका था? ये बोलो, इतना जूल पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 ग्राम आइस को पूरा चेंज करने के लिए वाटर में इतनी हीट, और 1 ग्राम वाटर को वेपर में बदलने के लिए, तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखो कितने का फर्क है। देखो बहुत ज़्यादा। ये 2200 2000
268 है और ये 336 है। किसके पास ज़्यादा एनर्जी है बताओ? ये इतना हीट ले करके गैस में ये चेंज हुआ है, इसके पास कितनी एनर्जी है? अगर ये 1 ग्राम है तो ये कितनी एनर्जी लिए हुए है? ये इतनी जूल एनर्जी लिए हुए है। और ये कितनी जूल एनर्जी लिए हुए है बोलो? अगर ये आइस है 1 ग्राम और आइस को हीट दे करके चेंज कर दिया गया वाटर में, तो ये कितनी जूल एनर्जी लिए हुए है? 1 ग्राम वाटर 336 जूल। ये 1 ग्राम वाटर 336 जूल एनर्जी लिए हुए है। और 1 ग्राम वेपर कितनी एनर्जी लिए हुए है? 2260। किसका लेटेंट हीट ज़्यादा है? इसका लेटेंट हीट, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। इसीलिए जब तुम वेपर से जलते हो तो वेपर से जो है जब तुम जल जाते हो, अगर भाप से जब तुम जलते हो तो वो बहुत सीवियर होता है, बहुत खतरनाक होता है वेपर से जलना। पानी से जलना उतना खतरनाक नहीं होता है। बात समझ में आई? नहीं? तो ये हो गया। अब इसके बाद जब तक फेज जब चेंज हो रहा है, फेज जब चेंज हो रहा है, देखो स्पेसिफिक हीट क्या था? हीट गिवन पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर C/m डेल्टा T। तो अगर टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे कितनी हीट लिया या कितनी हीट दिया। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आपको हीट निकालनी है जबकि फेज चेंज हो रहा हो, तो कैसे निकालोगे? देखो अगर वो आइस अगर चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू हीट गिवन बोलो पर यूनिट मास। ठीक? तो Q इक्वल टू हो जाएगा mLF। और अगर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तब Q इक्वल टू mLV। ठीक ना? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हीट आप दे रहे हो, फेज चेंज हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगा, मास दिया रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे हीट कितना दिया या कितना लिया। उसी तरह से यहाँ भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, कितना है, इस तरह से निकाल लिया जाएगा। ठीक? बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखो, समझ में आया बुजुर्ग? 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी हीट बोलो बोलो 1 कैलोरी हीट क्या है? हाँ आइस। हाँ ठीक ना? 1 ग्राम 1 ग्राम वाटर अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा वाटर में चेंज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 4.184 जूल या 4 राउंड फिगर में 2 जूल। ठीक? और 1 ग्राम वाटर को पूरा चेंज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? बताए ना, आधा 2.1। अब देखो एक क्वेश्चन, फाइंड आउट, इसको तुम लोग लगाना, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम of ice, 10 ग्राम of ice at -5 डिग्री। आइस कितने पर है? टेम्परेचर पर -5 डिग्री पर। टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब गिवन क्या है? गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बोलो? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका ज़्यादा होता है ना, वाटर का ना ज़्यादा होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी ना, वाटर की ना ज़्यादा होगी, आइस की कम होगी। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया था क्या? हैं हैं अच्छा उल्टा बोल दिया। स्पेसिफिक हीट वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है। 1 ग्राम वाटर को चेंज करने के लिए, 1 ग्राम वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए 4.2 जूल एनर्जी लगेगी, ठीक। और 1 ग्राम आइस को चेंज करने के लिए 2.1 जूल हीट एनर्जी खर्च होगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये है, ठीक ना। तो अब देखो उसके बाद स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कितना है? 336 जूल पर ग्राम। जानते हो अभी बताया ना बर्फ को, ठीक। तो इस तरह से अब ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ? देखो कहाँ से कहाँ, अभी ये वाटर कितने पर है बोलो? ये आइस है, ये क्या है? ये आइस है। आइस का टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री। अब इसको तुम हीट दोगे, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ पर आएगा बोलो? आइस जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तक पूरा वाटर में न चेंज हो रहा है तब तक इसका टेम्परेचर चेंज। अब यहाँ से ये मान लो ये बदल गया पूरा वाटर में, तो यहाँ से यहाँ हीट लिया Q1, यहाँ से यहाँ हीट लिया Q2। अब यहाँ वाटर कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ से फिर उसको क्या किया जा रहा है? फिर इसको वाटर को कितने डिग्री सेल्सियस पर चेंज किया जा रहा है बोलो? वाटर को फिर कहाँ लेकर के जा रहे हैं? 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब यहाँ मान लो हीट दिया जा रहा है Q3। अब यहाँ देखो, यहाँ फेज यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है? तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो देखो टोटल हीट जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल हीट Q1 Q2। अब Q1 जो हीट दे रहे हैं देखो ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो यहाँ हो जाएगा मास तो वही 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, मास तो सब वही है। मास Q1 M और C जो है इसको C1 कर लें। इसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी किसकी? आइस की। और फिर प्लस Q2, मास वही रहेगा। अब यहाँ ये Q2 क्या है? यहाँ डेल्टा T रहेगा ना, ये डेल्टा T1 कर लें, प्लस मास वही रहेगा C2 और डेल्टा T2, ठीक ना। नहीं, अब यहाँ देखो, यहाँ फेज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ML, मास इंटू लेटेंट हीट। और फिर प्लस, अब यहाँ देखो 0 से 20 पर आ रहा है, मास वही है। और ये C, इसका हीट लेटेंट हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। डेल्टा M का जगह कितना रखेंगे? M कॉमन ले लेना, बोलो अब उधर। तो C1 डेल्टा T1 प्लस ये L और प्लस C2
डेल्टा टी। तो m की जगह 1 रख दें और C1 क्या है देखो यहाँ, इसकी लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना कितना लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 200, बोलो आइस का कितना लिखा गया भाई, आइस का 2.1 है ना, आइस का 2.1 है। डेल्टा टी कितना है, -5 था, 0 था, 5 नहीं हुआ, चेंजिंग कितनी है, प्लस माइनस हम नहीं लेते हैं, -5 से 0 में आया, 5 चेंज हुआ। एल कितना है, ये क्या हो रहा है, ये अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे, आइस वाटर में चेंज हो रहा है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है यहाँ, लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख रहे हो 336 प्लस, अब देखो C2, अब स्पेसिफिक हीट किसका लेंगे, वाटर का लेंगे, वाटर है ना, अब स्पेसिफिक हीट वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना 4.2 टेम्परेचर, डेल्टा टी कितना है 0 से 20 देख रहे हो 0 से 20, यहाँ 20। अब इस सबको आप जोड़ लेंगे तो टोटल हीट कितना खर्च हुआ आ जाएगा इसमें, बात समझ में। और एक चीज और जान लो कि ये जो 4.184 ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ वाटर का, ये क्या है, ये पर ग्राम है, पर ग्राम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, ये 1 ग्राम के लिए है। 4.184 ग्राम पर, बोलो ये सॉरी जूल पर ग्राम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, या इसको लिखें आप 1.84 जूल पर ग्राम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, ये 1 ग्राम के लिए है। पर केजी के लिए कितना होगा, बोलो अगर 1 ग्राम टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का राइज करने के लिए इतने जूल एनर्जी दे रहे हो, तो 1 केजी का कितना होगा, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, तो 14184, अब ये जूल पर केजी हो जाएगा, पर केजी पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। केजी में अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू ये आएगी, ग्राम में निकालेंगे तो ये वैल्यू ये आएगी, ठीक। स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आएगी, और जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में अगर तुम निकालोगे, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में निकालो केजी में, पर केजी में, तो ये 1000 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4184 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के 1 किलो वाटर का, 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए 4184 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, और ये सबसे ज्यादा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है। 1 किलो वाटर इतनी एनर्जी अपने अंदर जो है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए इतनी एनर्जी खर्च होती है, बात समझ में। तो वाटर के टेम्परेचर को अगर 50 डिग्री तुम अगर राइज कर दो, 10 डिग्री पर 60 डिग्री तक ले करके जाओ, तो 50 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वाटर अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हुए होता है, बात समझ में। 60 डिग्री टेम्परेचर पर अगर वाटर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है ना। 1 डिग्री राइज करने के लिए इतनी एनर्जी ले रहा है, 50 डिग्री राइज करने के लिए
मल्टीप्लाई कर दो 50 से। इसलिए वाटर को जब 50 डिग्री या 60 डिग्री या 100 डिग्री तक जब गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है ये, ठीक। इसीलिए डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर जो किसी की कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसको सेकाई के लिए तो वाटर बॉटल आता है, वह वाटर बैग आता है, वाटर बैग सेकाई के लिए। तो वाटर बैग के उसके पानी को गर्म करके वाटर बैग में आप डाल दीजिए। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब किए हुए है तो उसको निकालने में भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ठंडा होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। तो टोटल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक ना। हाँ।